मैंने अपने पति से पूछा कि मुझे बताओ, तुम मेरी बेटी को कहाँ छोड़ कर आए हो। तुम्हारे अंदर थोड़ा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बाप तो बेटियों के रक्षक होते हैं, उनके रखवाले होते हैं। तुम अपने हाथों से ही पैसों की खातिर अपनी बेटियों को बेच आए हो। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता कि सरजू मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को बेच देगा। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि उसने मेरी बेटियों को किसे और कहाँ बेचा है। नंदपुर इतना बड़ा था कि मैं चाह कर भी अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ सकती थी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरी तो कुल दुनिया ही मेरी बेटियां थी। बेटा ना होने की वजह से सरजू को बेटियों से बहुत चिढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक भिखारन आई। मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली और कटोरी में सब्जी डाला और भिखारिन को देने के लिए दरवाजे पर गई। ये भिखारिन अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी इसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ न कुछ उसे जरूर देती। जब मैंने उसे रोटी दी तो वो रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और खुद भी खाई और दुआएं देती वहां से चली गई। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मेरी बच्चियों से मुझे मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी। 3 दिन बाद वो भिखारन फिर से मांगने आई। मैं उसे खाना देने गई तो वो मुझसे बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? नजर क्यों नहीं आती? पहले तो मुझे खाना वही दिया करती थी। उसके पूछने पर मैं रोने लगी और बोली, मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो जो बात उस भिखारन ने मुझसे कही, जानकर मैं बहुत खुश हुई। वो कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे पता है कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं। मैंने उसका हाथ थामा और बोली, मुझे जल्दी बताओ कि मेरी बेटियां कहाँ हैं। तो भिखारन बोली, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटियां यहाँ से कैसे गईं। तो मैंने उसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बोझ समझता था, खुद कुछ कमाता नहीं था, इसीलिए उसने मेरी बेटियों को पैसे के लालच में बेच दिया। वो भिखारन बोली, तुम्हारी बेटियां पास वाले गांव के मुखिया राम सरन की हवेली में हैं। मुखिया जो कि पहले बहुत जालिम था, उसने बहुत से लोगों की जमीन हड़प की थी। पता नहीं फिर भगवान का क्या कारनामा हुआ कि उसकी बीबी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वो कोमा में चली गई। उसके बाद मुखिया एक रहमदिल इंसान बन गया। मैं रात रात भर यही सोचकर परेशान रहती कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक होता होगा और वो किस हाल में होंगी। वो भिखारन सब कुछ बताने के बाद वहां से चली गई और मैं ये सोचने लगी कि मैं वहां कैसे जाऊं, क्योंकि अगर मैं अपने पति से वहां जाने के बारे में बताती तो वो मुझे कभी भी जाने नहीं देता। रात को जब सरजू घर आया तो मैंने उससे कुछ दिन मायके में रहने की गुजारिश की। सरजू मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे थमाए। मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पूछती पूछती मैं उस गांव तक पहुंची। मुझे मुखिया की हवेली का पता नहीं था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हवेली को बहुत हैरत से देख रही थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। गेट पर 2 बड़ी बड़ी मूंछों और बड़े बड़े बालों वाले गार्ड खड़े थे। उनमें से एक मेरे करीब आकर बोला, हाँ बहन, क्या चाहिए? खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? किससे मिलना है? गार्ड का इतना पूछना ही कि मेरे तो पसीने छूट गए। मेरी टांगे कांप रही थी। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, भाई, मुझे मुखिया से मिलना है। वो बोला, क्यों मिलना चाहती हो? क्या काम है? मैं बोली, मुझे काम की ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम कर लेती हूँ। वो गार्ड बोला, मैं मुखिया जी से इजाज़त लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम अंदर जा सकती हो। मैं फिर वहीं बैठ गई और गार्ड के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद गार्ड वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कपड़ों वाली गठरी उठाई और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि मेरी बेटियां मुझे पहचान न सकें और मैं देखूं कि मेरी बेटियां किस हाल में हैं। अंदर जब दाखिल हुई तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था। सामने ही मुखिया जी सोफे पर टांग रखे बैठा हुआ था। मैंने जाते ही नमस्ते किया। नमस्ते के बाद मुखिया बोला, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बोली, साहब, मुझे काम की ज़रूरत है।
तो वो पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो। मैं बोली, मैं पास वाले गांव से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि तुम्हें वहाँ ज़रूर काम मिल जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद मुखिया बोला, मेरी हवेली में पहले ही बहुत नौकर हैं। मुझे अब नौकर की ज़रूरत नहीं है। ये लो कुछ पैसे हैं, रख लो। मेरे गार्ड को अपना पता बता दो। तुम्हें इतनी रकम हर माह मिल जाया करेगी। मैं बोली, नहीं साहब, मुझे खैरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख लें तो मुझे पैसे कबूल हैं, वरना मैं ये खैरात के पैसे नहीं ले सकती। तो मुखिया ने अपनी नौकरानी को आवाज़ दी। नौकरानी दौड़ी हुई आई और बोली, जी साहब। मुखिया बोले, आज से सफाई का सारा काम ये नौकरानी देखेगी। मैं बोली, साहब आपका बहुत शुक्रिया, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। अगले दिन सुबह में नौकरानी रमा ने मुझे जगाया। रमा उस हवेली की पुरानी नौकरानी थी। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। तमाम कमरों की सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की तरफ गई तो एकदम से मुझे पीछे से रमा की आवाज़ आई, उस कमरे में मत जाना। मैं बोली, बस इस कमरे की सफाई रह गई है। तो वो बोली, इस कमरे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। मैं बोली, वो क्यों? वो बोली, मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझती। अभी तुम नई नई हो, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है वो कर लो और दोबारा इस कमरे में जाने की गलती मत करना। मेरी नज़रें बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी। शाम का खाना लग चुका था। मैंने घूंघट वैसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी बेटियों की आवाज़ सुनाई दी, जिन्होंने खाने की टेबल पर आते ही मुखिया जी को नमस्ते किया। खामोशी से घर के सभी लोग खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद बारी बारी सब उठकर जाने लगे तो घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी दोनों बेटियों के पाँव नजर आए। जब उनके पाँव पर नजर पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी। मैं चाह कर भी उनसे ना पूछ सकी कि उनके पाँव की ये हालत कैसे हुई है। वैसे तो मुखिया बहुत नेक दिल बनता फिरता है। मुझे लगता है कि उसकी नेक दिली बस दिखावे की है। असल में तो वही जालिम मुखिया है जो कि पहले कभी हुआ करता था। तमाम काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने क्वार्टर में गई तो मैंने रमा से कहा, तुमसे एक बात पूछूं? वो बोली, पूछो। मैं बोली, वो लड़कियां कौन हैं जो खाने की टेबल पर बैठी थी? तो रमा बोली, वो मुखिया साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वो साहब की बेटियां हैं तो उनके पैरों की हालत खराब कैसे हो गई? इस पर रमा कुछ नहीं बोली। वो सारी रात मैंने जाग कर रोते हुए गुजारी। अगली सुबह जब मैं हवेली में गई तो मेरी बेटियां सोफे पर बैठी हुई थी और आपस में बातें करके हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ बहुत खुश हैं। इतने में मुखिया आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ, और जो मैंने तुम लोगों से कहा है उसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो जल्दी से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उसी कमरे में गई जिस कमरे में रमा ने मुझे जाने के लिए मना किया था। मैंने भी ठान लिया कि मैं उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या माजरा है। मेरी बेटियों के पाँव ऐसे क्यों हैं? क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है? वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही नीचे आती हैं, उसके बाद फौरन उसी कमरे में चली जाती हैं। ये सिलसिला कई रोज़ तक चलता रहा। मैं किसी को भी ये नहीं बता सकती थी कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता तो मुखिया मुझे यहाँ से चलता कर देता। एक दिन तमाम कमरों की सफाई करने के बाद बहुत हिम्मत करके उस कमरे की तरफ गई। मैंने अपने आसपास देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खुलते ही जो मंजर मैंने देखा वो देखने के बाद मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं बयान नहीं कर सकती थी कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उसी वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की? मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो मुखिया बहुत गुस्से में मुझसे बोला, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है? मैं घबराकर बोली, जी बताया था। मैंने सब कमरों की सफाई कर दी तो मैंने सोचा कि इस कमरे की भी सफाई कर दूं। मुखिया मुझे उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार, आज के बाद इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। मैं रोते हुए वहाँ से चली गई। रमा, जो ये सब सुन रही थी, मुझसे बोली,
मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उस कमरे में मत जाना, क्योंकि वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। साहब ने इसी गलती की वजह से कई नौकरों को नौकरी से निकाल दिया। हो सकता है कि तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि साहब को बिल्कुल भी ये गवारा नहीं कि कोई उस कमरे के आसपास भी भटके। मैं रमा से बोली, भगवान के वास्ते कुछ करो, मेरे पास तो और कोई भी ठिकाना नहीं है कि मैं वहाँ चली जाऊँ। रमा बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो खुद एक नौकरानी हूँ, मेरी क्या औकात है। इतने में मुखिया नीचे आया तो मैं उसके पाँव पड़ गई। साहब, भगवान के वास्ते मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी, बस मुझे नौकरी से ना निकालें, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मुखिया बोला, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन हवेली को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। रमा बोली, संध्या, आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद किचन में आ जाना और खाना बनाने में मेरी मदद करना, क्योंकि आज ज़्यादा लोगों का खाना बनना है। आज साहब के दोनों बेटे जो कि पढ़ने के लिए विदेश गए हुए थे, आज सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसी खुशी में हवेली को सजाया जा रहा है। मैंने और रमा ने जल्दी से ताज़ा जूस के साथ दूसरी चीज़ें ट्रे में सजाई और जल्दी से ड्राइंग रूम में ले गई, जहां मुखिया और उनके दोनों बेटे बैठे हुए थे। उनका बड़ा बेटा बोला, रमा जी, जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मैंने और रमा ने मिलकर खाना लगाया। मुखिया और उनके बेटे खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियां खाने की टेबल पर मौजूद नहीं थी और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने यह तय कर लिया था कि आज रात सबके सोने के बाद मैं उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए नौकरी ही छोड़नी पड़े। मैं यहाँ आई भी तो अपनी बेटियों के लिए ही हूँ। जब सबने खाना खा लिया तो मुखिया के बेटों ने खाने की बहुत तारीफ की। मुखिया साहब बोले, रमा, ये खाना किसने बनाया है? रमा बोली, साहब, खाना मैंने और संध्या ने बनाया है। मुखिया बोला, तुम दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, मांगो जो मांगना है। इससे पहले कि मुखिया मुझसे पूछता, उनका बेटा बोला, पापा, मम्मी कैसी हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं? तो मुखिया बोला, मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। तो मुखिया साहब बोले, चलो मेरे साथ। वो उठकर जाने लगे तो मैं बोली, साहब, मुझे आपसे कुछ मांगना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मैंने मुखिया के सामने अपनी झोली फैलाई और बोली, साहब, मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दे। मुखिया बोला, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, वो जो मेरे पति सरजू ने आपको बेची थी, उसके बदले आपने उसे भारी रकम दी थी। मुखिया कुछ देर खामोश रहा। मुखिया के बेटे सवालिया नज़रों से अपने बाप की तरफ देखने लगे। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, साहब जल्दी आइए, मालकिन को होश आ गया है। ये सुनकर मुखिया बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे बोला, संध्या, चलो हमारे साथ, तुम खुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में हैं। मुखिया उसी कमरे के सामने जाकर रुका जिस कमरे में जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। मुखिया और उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। जब मैंने चोरी चुपके उस कमरे का दरवाज़ा खोला था तो मुझे मशीनरी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया था। वो मशीनरी जो कि अस्पतालों में मरीजों के लिए होती है। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो मुझे देखकर बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटियां आराम से सोफे पर बैठी हैं। उन्होंने खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था। वो ऐसी लग रही थी जैसे इस हवेली का हिस्सा हो। मैंने घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बेटियों की तरफ देखा। उनके पाँव पर जो छाले बने हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक थे। मेरी बेटियां सोफे से उठकर मालकिन के बेड के इर्द गिर्द जमा हो गई थी। मुखिया डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहिबा, क्या अब मेरी बीबी खतरे से बाहर है? डॉक्टर बोली, जी बिल्कुल, अब आपकी बीबी पूरी तरह ठीक है। मुखिया बोला कि ये सब इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो सका है, जो कि दिन रात उसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी बीबी को थोड़ा सा होश आया तो इस बच्ची ने फौरन से फ़ोन करके आपको बुलवा लिया। डॉक्टर बोली, अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ जो कि टाइम से इनको देनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रमा डॉक्टर का बैग उठाए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए चली गई।
जब मैंने अपना घूंघट उठाया तो मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। वो सब मुझसे लिपट कर रोने लगी तो मुखिया ने प्यार से उनके सर पर हाथ रखा और बोले, तुम इनसे पूछ सकती हो कि हमने इनके साथ क्या जुर्म किया है। तो बेटियां बोली, नहीं अम्मा, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि हम जब से आए हैं साहब अपनी बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं। मैं बोली, तो तुम लोगों के पाँव पर जो छाले पड़े हुए थे वो कैसे पड़े। तो मेरी बड़ी बेटी बोली, अम्मा, हम दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गई थी तो गरम गरम तेल हमारे पाँव पर गिर गया। अम्मा, आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितने खुश हैं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पापा ने हमें मुखिया को बेचा। अगर किसी और को बेचते तो पता नहीं आज तेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में होती। मैं बोली, मगर तुम इस कमरे तक ही क्यों रहती हो। तो मेरी बेटियां बोली, मालकिन साहिबा कोमा में थी, हम दोनों ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली, इसीलिए हम इस कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती थी। मालकिन ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोली, आज तुम लोगों की बदौलत ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती। मुखिया जी बोले, अगर तुम सबको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इन लड़कियों को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं बार बार अपने भगवान का धन्यवाद कर रही थी। कुछ दिन बाद मेरी दोनों बेटियों की शादी मुखिया के दोनों बेटों के साथ हो गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।